for your convenience. Okay, so basically, I was discussing that today we will discuss about combination intelligent approaches that can be applied to human resource allocation and scheduling. And these are very, you can say, popular choice for most of the, you can say, data scientists as well, or um, from research point of view, they are very attractive approaches. So basically, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स की। एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स जो बेसिकली ये पॉपुलेशन बेस्ड एल्गोरिथम्स हैं, और इसकी जो रूट्स हैं या इसकी बेसिस हैं वो नेचुरल एवोल्यूशन से डिराइव हुई हैं। सो इनको नॉर्मली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आपको सर्च करनी पड़ती है प्रॉब्लम स्पेस में, so that you can optimize the solution. Wait, अजान हो रही है तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। सो हम बात कर रहे थे एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स की, जो कि एक पॉपुलेशन बेस्ड एल्गोरिथम्स हैं। इनको पॉपुलेशन बेस्ड एल्गोरिथम क्यों कहते हैं? पॉपुलेशन बेस्ड एल्गोरिथम इसलिए कहते हैं कि यहाँ ये बेसिकली आपके जो भी नंबर ऑफ फीचर्स होते हैं, फीचर स्पेस होती है, आप इसे वेरिएबल स्पेस भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन योर यू कैन से एक्सपेरिमेंट और एनवायरनमेंट, जो भी आप प्रॉब्लम ले रहे हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन योर या फैक्टर्स इन योर प्रॉब्लम, उन सब की जो वेरिएबल्स की कम्बिनेशन है वो बेसिकली उसका वो आपकी प्रॉब्लम स्पेस होता है, बेसिकली आपके साथ सर्च स्पेस होता है। सो करते ये है कि ये पॉपुलेशन ऑफ सॉल्यूशंस बनाते हैं। एवोल्यूशन एल्गोरिथम्स पॉपुलेशन ऑफ, जिस तरह नेचुरल एवोल्यूशन में प्रॉपर पॉपुलेशन होती है और उसमें फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात होती है कि जो ज़्यादा फिट होंगे वही आगे जाएंगे। सो इस तरह मल्टीपल सॉल्यूशंस इसमें बनते हैं एक ही प्रॉब्लम, एक ही डेटा सेट से कह सकते हैं, एक ही जो वेरिएबल सेट से मल्टीपल सॉल्यूशंस और उनकी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और उन कॉम्बिनेशंस की बेस पे फिर आपको सजेस्ट होता है कि हाउ आपको एक कहते हैं बेस्ट इंडिविजुअल इन दैट पॉपुलेशन, वो आखिर में इस सारे प्रोसेस में आता है आपके पास कि ओके दिस इज योर सॉल्यूशन जो कि बेस्ट सूटेबल है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। सो बेसिकली आप इसमें दो चीजें करते हैं, आप एक्सप्लोर भी करते हैं और एक्सप्लोर भी करते हैं प्रॉब्लम की सर्च स्पेस को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली टू गेट द बेस्ट और नियरेस्ट बेस्ट सॉल्यूशन। Consequently, evolution algorithms have been commonly applied directly or indirectly to the problem of human resource allocation and scheduling in software development projects. इसको इस पर्पस के लिए भी frequently apply किया गया है। In order to find the optimal or near optimal solutions, evolution approaches evaluate each individual in the population, which represents a continuous solution using an objective function that rates the fitness of the solution and checks whether they satisfy various constraints. So basically ये होता है इसमें ये कि जैसे मैंने बताया कि इसमें एक population of solutions generate होती है, और उन population of solutions की fitness जो है वो मेजर की जाती है यूजिंग फिटनेस फंक्शन, या ये एक बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शन होता है, और उस मैथमेटिकल फंक्शन के थ्रू हर इंडिविजुअल की हर जो है सॉल्यूशन की वो फिटनेस मेजर होती है, और इस तरह जो सबसे बेस्ट या नियर द बेस्ट जो सॉल्यूशन होता है वो आपको मिल जाता है। स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट्स आर पास्ड इनटू सब्सिक्वेंट जनरेशंस। ठीक है, इसमें होता ये है कि सिर्फ एक जब फर्स्ट टाइम जो है वो सॉल्यूशन एक जनरेशन या इंडिविजुअल्स जनरेट होते हैं, फिर अल्टीमेटली उसमें से जो बेस्ट इंडिविजुअल हैं वो आगे जाते रहते हैं, और नए इंडिविजुअल्स जो है जो बाकियों में से वो जनरेट होते रहते हैं। इस तरह जो है नए इंडिविजुअल्स जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मैंने पॉपुलेशन साइज 100 रखना है, तो 100 सॉल्यूशन हर दफा जनरेट होंगे। अब डिपेंड करता है कि मैं उसको 30 जनरेशन तक चलाता हूँ, 100 जनरेशन तक चलाता हूँ, 1000 जनरेशन तक चलाता हूँ। सो अकॉर्डिंगली जो वो ये सब कुछ जो है वो सारा प्रोसेस मुकम्मल होता है जब तक आखिरी जनरेशन एग्जीक्यूट होती है, और आखिर में हमें एक बेस्ट सोल्यूशन जो और या नियर बेस्ट सोल्यूशन जो है हमें मिल जाता है। और जो स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट्स होते हैं वो अगले जनरेशन में मुंतकिल होते रहते हैं, जबकि वीकर वंस जो होते हैं वो डिस्कार्ड हो जाते हैं, और कहते हैं विच लीड टू द नियर ऑप्टिमल सोल्यूशन।
इसमें यहाँ पे जो काम है रिपोर्ट किया गया है, चेंग एट ऑल ने 1994 में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो है वो इस मॉडल को अप्लाई किया था। इसका नाम था SPM नेट, ठीक है। और इसमें फोकस क्या था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो फेल हो जाती हैं टू असाइन द राइट डेवलपर टू द राइट टास्क ड्यू टू डिफिकल्टीज फेस बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर इन द हैंडलिंग in handling the high level capacity involved in the finding optimal. So basically right developer को find करना for the right task, वो एक basically इस issue को solve करना था, इस issue को target किया चैंग ने। और क्योंकि आम हालात में इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो नॉर्मली प्रोजेक्ट मैनेजर है उसमें उससे गलती हो सकती है राइट डेवलपर चूज करने के लिए। सो इस इनकी अप्रोच में बेसिकली एक सिंगल ऑब्जेक्टिव जेनेटिक एल्गोरिथम यानी स्केड्यूल ऑप्टिमाइजर बेसिकली वो एल्गोरिथम यूज किया गया, और उसका पर्पस क्या था, टू मिनिमाइज द टोटल ड्यूरेशन कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट थ्रू प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर टू द टास्क। सो टोटल ड्यूरेशन या कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट की वो कम करना, और इस तरह से कि जो एक सूटेबल डेवलपर जो है किसी टास्क को असाइन करके। One of the practical benefits of the formal software management model proposed is that it allows software project managers to track the progress of a project, ठीक है, by working together with the developers and customers. सो फॉर्मल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मॉडल, इसका जो बेनिफिट क्या था, वो बेनिफिट ये था कि आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की जो वो प्रोग्रेस है वो ट्रैक कर सकते थे, और उसमें आप डेवलपर्स और कस्टमर के साथ मतलब एट टाइम इन टच भी रह सकते थे, कम्युनिकेट भी कर सकते थे। इसके साथ साथ SPM नेट जो है ये जो मॉडल है, सॉरी, ये इसके अलावा एक और इशू को भी टैकल करता था, वो था रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट को कैसे टैकल करता था कि आप पहले से अगर SPM नेट के थ्रू ये मॉडल क्रिएट कर लेते तो आपको पता लग जाता कि फ्यूचर में प्रोजेक्ट के क्या रिजल्ट होंगे। तो ओवर द इयर्स द मॉडल हैज बीन सिग्निफिकेंटली एक्सटेंडेड, तो लोगों ने इसने फर्दर काम किया, जैसा 1990s में ये काम किया था चैंग ने, उसके बाद लोगों ने इसमें एक्सटेंड करते रहे, इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट करते रहे, और इसमें बहुत सारे और जो है एडिशनल जो फीचर्स हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया गया, जैसे कि पार्शियल असाइनमेंट ऑफ डेवलपर टू टास्क, डेवलपर ओवरलोड, मल्टीपल प्रोजेक्ट स्केजुलिंग, और ये सारे 2001 में चैंग ने ही रिपोर्ट किए कि इन जो इश्यूज को भी बीच में करके आपको वो सॉल्यूशन सजेस्ट करता था। इसके अलावा डेवलपर असाइनमेंट, टास्क सस्पेंशन, रिजम्पशन, लर्निंग एंड टास्क स्पेसिफिक डेडलाइंस, इन सब को भी इसे मॉडल बिल्डिंग जो प्रोसेस था इसमें शामिल किया गया। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, जिसमें बेसिकली डेवलपर की कैपेबिलिटी, राइट डेवलपर फॉर द राइट फॉर द टास्क, इस चीज़ को एड्रेस किया गया। ओवर द ईयर्स इसमें डेवलपर असाइनमेंट के लिहाज से मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडर किया गया, जिसकी वजह से ये प्रोसेस मजीद रिफाइन होता गया। उसके अलावा जी एंड चैंग ने जो है स्केड्यूल ऑप्टिमाइजर जो ऊपर मेंशन किया गया, उसकी कैपेसिटी को जो है वो mentioned above to implement a capability based scheduling framework in which task duration are calculated through system dynamic stimulation that focus on the capabilities of the available personas. So basically simulations उन्होंने रन किया जो above optimizer उसकी बेस पे, और उसकी फोकस क्या था कि जो कैपेबिलिटीज हैं अवेलेबल पर्सनल्स की, उन पे फोकस करके जो है जो टास्क ड्यूरेशंस को कैलकुलेट किया जाए। So author stated that it is important to consider developers' capabilities because they can influence a team's average productivity. तो ऑथर इस बारे में ये कहता है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि डेवलपर की कैपेबिलिटीज को कंसिडर किया जाए, क्योंकि इससे टीम की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो इफेक्ट होती है, मुतासर होती है, और which is determined by factors such as individual productivity, overworking, communication overhead, and etc. So ये overall activity जो है
एवरेज एक्टिविटी है टीम की जो एक्टिविटी है वो किस चीज़ से मुतासर होती है, इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी से, ओवरवर्किंग से, और कम्युनिकेशन जो आपस में होता है, ओवरहेड मतलब कम्युनिकेशन लैक होता है, उसकी वजह से ये सब जो आपकी टीम की एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो मुतासर होती है। तो ये being able to simulate the effect of an assignment based on the capabilities of the developer going to carry out a task could provide software project managers vital information at any stage. So basically ये वही चीज़ है कि जो ये simulate करते हैं result को prior to the assignment of a task to the developer, इससे जो काफ़ी जो आपकी टाइम है वो भी बच जाता है और आपकी काफ़ी वाइटल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है about the duration of the project. However, exact details on how dynamic system manages to are not provided. ये exact details अलबत्ता इन्होंने अपने पेपर में प्रोवाइड नहीं की, ठीक है, जिसकी वजह से ये लिमिटेशन है इनके काम की. सो ये कैपेबिलिटी बेस्ड स्केजुलिंग जो थी, यानी कैपेबिलिटी ऑफ द डेवलपर, उसकी बेस पे जो स्केजुलिंग जो फ्रेमवर्क जो सजेस्ट किया था उसकी बेस पे जियांग ने इसकी एक्सटेंशन की और उसने उनको इनकॉर्पोरेट किया पर्सनल रिस्क बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा ड्यूरिंग द असाइनमेंट प्रोसेस. तो ये असाइनमेंट टास्क असाइनमेंट की प्रोसेस में उसने पर्सनल रिस्क को भी इनकॉर्पोरेट किया इस प्रोसेस में. This addition is aimed to helping a software identify, analyze and monitor possible risk factors arising from human activities. ठीक है. इसमें जो पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स थे ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए उनको मॉनिटर करना, उनको एनालाइज करना और उनको आइडेंटिफाई करके उसे इस जो टास्क असाइनमेंट के प्रोसेस पे जो शामिल करना, ये बेसिकली इसका एम था. इधर एग्जांपल दी हुई कि जैसे आप कोडिंग करते हुए एक दिन जो है वो लेट हो जाते हैं और इस तरह आपको बेसिकली हेल्प मिलती थी सारे प्रोसेस से कि ओके दीज रिस्क आर इन्वॉल्व विद द ह्यूमन एक्टिविटीज और इसको रेगुलेट किससे किया जा सकता है. तो जहाँ पे रिस्क की बात है वहाँ पे आप कंट्रोल भी इसको कर सकते हैं. Furthermore, the author adapt the previous genetic algorithm to a multi-objective schedule optimizer employing a weighted sum method to allow for trade-off solutions to be generated. So basically उसने multi-objective genetic algorithm use किया जिसमें multiple objective at a time आप देख सकते थे और उनको weighted sum हर objective को उसमें जो है वो एक weighted sum assign कर सकते थे. उसके मुताबिक जो है आपको एक ट्रेड ऑफ सोल्यूशन है जो जनरेट होता था, क्योंकि आपके समटाइम्स सभी ऑब्जेक्टिव जो है वो मैक्सिमम या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपको नहीं देते होते. समटाइम्स आपको एक ऑब्जेक्टिव को अपने थोड़ा सा रीएडजस्ट करना पड़ता है सो दैट यू कैन आल्सो अचीव द ऑप्टिमाइज value of other objective or other you can say objective. So another approach using multi-objective was implemented by G to provide a framework for scheduling and rescheduling just software projects. So the approach takes into account the skills, capabilities of the available developers and attempt to provide an optimal project schedule. So G ने भी ऐसा सिमिलर काम किया जिसमें उसने skills और capabilities को project developer के वो उसने उसको कंसिडर किया और उसने जो ऑप्टिमल जो प्रोजेक्ट स्केड्यूल और रीस्केड्यूलिंग है उसमें उसने अटेम्प्ट की. अल्बा और चिकानो ने भी जेनेटिक एल्गोरिथम को एम्प्लॉय किया टू डेवलप एन ऑटोमेटेड टूल डेवलप करने के लिए टू एलोकेट रिसोर्स एलोकेशन के लिए और बाय कंसीडरिंग द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द you can say project. So इनका ये काम ये क्या था, जेनेटिक एल्गोरिथम को इन्होंने अप्लाई किया टू डेवलप एन ऑटोमेटेड टूल इन्होंने डेवलप किया और जो है इसके थ्रू इनको ऑब्जेक्टिव क्या था कि रिसोर्सेज एलोकेट करें और एक फिक्स टाइम के अंदर, ठीक है, और एक फिक्स टाइम में लेके और फिक्स स्किल्स और कॉस्ट और ग्लोबल कम्प्लेक्सिटी को कंसिडर करके आप रिसोर्स एलोकेशन मतलब मल्टीपल फैक्टर्स इसमें भी यानी कि कंसिडर किए उन्होंने वाइल बिल्डिंग दिस मॉडल. इस ये रिसर्च जो थी इट वाज सेंटर्ड ऑन द फैक्ट दैट वन ऑफ द गोल्स ऑफ द इज टू रिड्यूस बोथ द कॉस्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ द
even though these two goals can be conflicting. सो इससे इनकी स्टडी का मकसद क्या था कि कॉस्ट और जो बजट है समटाइम्स ऑपोजिट होते हैं, मतलब आप आपको कॉस्ट को अगर रिड्यूस करते हैं तो आपका बजट सॉरी आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, और अगर आप टाइम ड्यूरेशन को कम करते हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है. सो इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि ऐसा सोल्यूशन प्रपोज किया जाए जिसमें आपके पास ऐसा सोल्यूशन आए कि जिसमें दोनों चीज़ें आपके पास ऑप्टिमाइज हों. So each popular individual in the population is an assignment matrix representing the allocation of the developers to the task. ठीक है, or the quantity of each assignment matrix regarding cost and duration is evaluated through two objective functions using the salary of each developer, degree of dedication each developer is permitted to work on, and each task and the effort required for the each task. So basically तीन इसमें मेजर चीजें थी जो इनके जो इन दो ऑब्जेक्टिव जो इनकी थे कि इन्होंने बजट और ड्यूरेशन को दोनों को ऑप्टिमाइज करना है. तीन फैक्टर्स इसको इनमें इन्होंने ज्यादा कंसीडर किए. एक तो सैलरी हर डेवलपर की, दूसरा उसके जो टास्क के लिए एफर्ट जो चाहिए रिक्वायर्ड है, दूसरा किस डेडिकेशन से कोई डेवलपर जो है वो काम कर सकता है एक पर्टिकुलर टास्क पे. तो ये तीन इन्होंने फैक्टर्स कंसिडर किए और ऑब्वियसली बात है इसको इन्होंने मैट्रिक्स की फॉर्म में बेसिकली रिप्रेजेंट किया और फिर मॉडल बिल्डिंग में शामिल किया. The project's schedule is constructed directly as a result of developers allocated to each task, or as the executes a solution coverage to the optimal solutions. And okay, by allowing project managers to adjust weights according to the problem at hand, they have the ability to perform different scenario analysis and make better decisions regarding this. So ये weights के adjust होने की बात होती है. weights का मतलब है कि अगर आपके पास दो objectives हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव्स मसलन आपकी कॉस्ट और आपकी ड्यूरेशन, तो दोनों का वेट से कितने कितने हैं, मतलब दोनों के 50-50 मतलब इक्वल है, या 60-40 है, या 30-70 है, या व्हाट आर द वेट्स ऑफ द बोथ. वेट से मतलब होता है कि दोनों जब आप मॉडल बिल्डिंग प्रोसेस में आप दोनों को ऑप्टिमाइज करने जा रहे हैं तो कितने परसेंट आप उसको वेटेज देना चाहते हैं. अगर आप कॉस्ट को 30% देंगे तो इसका मतलब उसको कम अहमियत मिलेगी मॉडल बिल्डिंग में, और ड्यूरेशन को ज्यादा अहमियत मिलेगी. सो प्रोजेक्ट मैनेजर डिफरेंट सिनेरियोस क्रिएट कर सकता था इस तरह वेट्स को एडजस्ट करके. This is a significant figure because the importance of each criteria is subject to the software being developed within the project. So software जो develop हो रहा है उसके मुताबिक ये डिपेंड करता है कि आप किस जो है वो अपना क्राइटेरिया को सेट करेंगे. Thus it is reasonable to expect a software project manager in some cases to want to give emphasis on minimizing the cost of the project, and in other cases they want to focus on the project durations. Sometimes the cost of the project को minimize करना चाहता है कोई, और sometimes project duration को minimize करना चाहता है. Depend करता है कि क्या important है उसके लिए. One drawback to the however relates to the way that developer skills are handled. इसमें जो डेवलपर स्किल्स है उनको सही से हैंडल नहीं किए गए. स्पेसिफिक स्किल्स पोजेस्ड बाय डेवलपर्स आर ट्रीटेड एज बूलियन. उनको बूलियन के तौर पे जो है वो कंसिडर किया गया. मतलब ये कि आइदर तो डेवलपर के पास स्किल है या नहीं है. तो यानी कि अगर स्किल नहीं है इसका मतलब अगर किसी डेवलपर के पास थोड़े से कम मतलब इतना स्किल नहीं है लेकिन ही कैन ट्राई टू डू सम वर्क, तो उसको जो है शायद वो डज नॉट में यानी कि उसके लिए फॉल्स वो शायद कंसिडर करे ये स्किल की वैल्यू. तो इसका मतलब वो टास्क जो है वो डेवलपर को असाइन ही नहीं हो सकता. सो ये एक ड्रॉबैक था इस अप्रोच का. So however, in reality, most project managers do not treat skills in a way, in such a way, but rather than take into account the developers possesses skills at varying levels. So reality में ऐसा नहीं होता. डेवलपर्स जो होते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो डेवलपर्स को रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू लेवल के. अच्छा ये हाई लेवल डेवलपर है, ये लो लेवल डेवलपर है, ये एवरेज डेवलपर है, एंड सो ऑन. तो बुलियन में जब आप करते हैं तो या इसका मतलब है आर या पार वाली बात हो जाती है. Therefore, the approach would make more sense to address this as part of evaluation of the objectives rather than as part of the assessment of the constraints. A comparison of the several multi-objective evaluation algorithms using various quality indicators are subsequently performed by Luna and Chicano. Luna Chicano ने multi-objective evaluation algorithm को use किया, ठीक है, और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ quality indicators को use किया.
अच्छा, इन्होंने using the same that is with each solution comprising a series of developers possessing a set of skills which are matched against the skills required by the project task. So इन्होंने set of skills को जो developers की जो है वो उसको कंसिडर किया और उसको मैच करने की कोशिश की प्रोजेक्ट के रिक्वायर्ड स्किल से. तो ये मल्टी ऑब्जेक्टिव बेसिकली एवरेज एल्गोरिथम हो गया, क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स इसमें अचीव करने थे. None of the experiment in this group of however has been tested on the real world. ये इसकी ड्रॉबैक यही था कि रियल वर्ल्ड में कोई भी टेस्ट नहीं किया गया. Instead they only have been applied to the collection of simulated projects. Simulated projects पे इसे apply किए, ये एक इनकी ड्रॉबैक है. The randomness of the generated software projects may not always accurately reflect. For example, the correlation between the skill set and the salary of the developer where highly skilled employees are more likely to be paid more. So ये जो एवोल्यूशन एल्गोरिथम जितने भी होते हैं उसमें रैंडमली जो है वो सोल्यूशन जनरेट होते हैं, और उसमें रैंडमनेस की वजह से जो ना इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू एक्चुअली कोरिलेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स करेक्टली. स्पेशली जो सैलरी है डेवलपर की वो बहुत कोरिलेट करती है कि जितना ज़्यादा हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय होगा उसको उतनी ज़्यादा हाई पे मिल रही होगी. सो या ये कुछ इनकी केस स्टडीज थी जो हमने देखी कि किस किस सिनेरियो में एवोल्यूशन एल्गोरिथम्स को ह्यूमन रिसोर्स एलोकेशन और ह्यूमन जो स्केजुलिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है. आगे भी कुछ स्टडीज हैं, उनकी भी हम देख सकते हैं. लेट्स सी, नेक्स्ट टाइम देखूंगा कि इसमें क्या चीज़ यूजफुल है जो हम कवर कर सकते हैं. So yeah, that's all from for now. If you guys have any questions.